नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान प्रोग्राम छत पर बागवानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। अपने लास्ट एपिसोड में हमने आपको ग्रो बैग्स के बारे में कुछ खास जानकारियां दी थी और अपने आज के एपिसोड में भी उन जानकारियों को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ग्रो बैग्स का इस्तेमाल आप किस तरह से आसानी से कर सकते हैं, आइए तमाम जानकारियां हासिल करें हमारी एक्सपर्ट से। हमारे पौधे स्वस्थ रहें और एक अच्छी पैदावार मिले, इसके लिए हम कुछ कल्चरल ऑपरेशंस भी करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है थिनिंग। जो डायरेक्ट सोइंग क्रॉप्स है जैसे कि कैरेट, रेडिश, बीटरूट, शलगम, इनके लिए थिनिंग ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस है। थिनिंग में जब हम सीड लगाते हैं तो एक सीड कई बार साथ में उग जाते हैं। वहाँ पर कुछ जो वीक और लैंकी सीडलिंग है उसे हम अपरूट करते हैं। अभी आप देखेंगे मैंने एक गाजर का पौधा लगाया है। गाजर का पौधा डायरेक्ट सोइंग क्रॉप है और इसमें बहुत सारे सीडलिंग एक जगह ही जमा हो गए हैं। थिनिंग करने से पौधों के बीच स्पेसिंग हो जाती है और एक हेल्दी और बढ़िया इसमें जो हमारे फल लगते हैं वो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ से बहुत सारे गाजर हैं, यहाँ से जो ये वीक दिखने वाला प्लांट है इसे मैं अपरूट करके हटाऊंगी। ये मैंने अपरूट कर दिया। इससे जो दूसरे सीडलिंग है इसके बीच स्पेस क्रिएट हो गया है और जो ये स्पेस क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर इस वाले गाजर को ग्रो होने के लिए प्रॉपर स्पेस मिलेगी और ये प्लांट वीक नहीं अच्छा ग्रो होगा। यहाँ पर देखेंगे जितने भी वीक्स दिखने वाले प्लांट हैं उनको हम अपरूट करके इसमें स्पेसिंग बना देंगे। जो भी डायरेक्ट सो होने वाले क्रॉप है उसमें थिनिंग अवश्य करें। थिनिंग से आप एक अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आपका जो भी फल लगने वाले पौधे में अच्छा फल लगेगा, अच्छी सब्जियां ग्रो होंगी और अगर रूट क्रॉप जैसे कि मूली, गाजर, शलगम है इसमें अच्छी मूली और गाजर निकल कर आएंगी। दूसरा कल्चर ऑपरेशन है हमारा स्टैकिंग। स्टैकिंग बहुत ही उपयोगी है। अभी मैं बताऊंगी कि मैं टमाटर के पौधे में स्टैकिंग कैसे करती हूँ। स्टैकिंग लगभग प्लांट लगाने के बाद या फिर ट्रांसप्लांटिंग करने के 30 दिनों के अंदर कर देनी चाहिए। हम स्टैकिंग में पौधों को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं। इससे हमारा पौधा एक तरफ झुकता नहीं है और गिरता नहीं है। अगर पौधा एक तरफ झुकेगा या गिरेगा तो इसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। उसके बाद जो इसमें जो फ्रूट और फल लगेंगे वो भी हमारे मिट्टी के संपर्क में आएंगे, गमले के संपर्क में आएंगे, फिर उसमें इंसेक्ट पेस्ट लगने के चांसेस होते हैं। तो स्टैकिंग करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम बैम्बू स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ईज़िली अवेलेबल है और हम ये मेटल रॉड का भी स्टैकिंग में, मेटल रॉड से भी हम स्टैकिंग कर सकते हैं। स्टैकिंग करने के लिए बैम्बू स्टिक, कुछ थ्रेड और सीजर की आवश्यकता है। यहाँ पर देखेंगे मैंने कैसे स्टैकिंग की है। ये हमारा टोमेटो है जो ट्रांसप्लांटिंग के बाद इसमें स्टैक किया हुआ है। ये पौधा सीधा खड़ा है। इसे स्टैकिंग करने के लिए जो हमने बैम्बू स्टिक लगाया है, बैम्बू स्टिक में धागे के सहारे से हम अपने पौधे को बांध देंगे। इससे पौधा सीधा खड़ा रहता है और इसे सपोर्ट मिलती है। इस पौधे को हम ये मेटल स्टैक से भी स्टैकिंग कर सकते हैं। देखेंगे हम कैसे कर रहे हैं। इसे सिंपली जो हमारा पॉटिंग मीडिया है उसमें इंसर्ट कर देते हैं, आप देखेंगे, और इसमें पहले से रिंग बनी हुई है। इस रिंग में हम प्लांट को सपोर्ट दे देते हैं। इससे हमारा प्लांट सीधा हो गया और ये अपवर्ड ऊपर की तरफ बढ़वार ले रही है। पूरा स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्रिएट हो गया है। कभी कभी एक गमले में हम 2 से ज़्यादा पौधे लगाते हैं या फिर पिंचिंग करते हैं। उस केस में हम केजिंग करते हैं। केजिंग कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमने एक स्टिक लगाया है इसके सहारे से पौधे को खड़ा किया, उसके बाद इसके चारों तरफ से हम और सारी स्टिक लगाएंगे। कम से कम 4 स्टिक चारों तरफ से लगाएंगे
और एक रिंग फेंसिंग तैयार हो जाती है। ये रिंग फेंसिंग तैयार होने से जो दूसरी ब्रांचेज है, मेन ब्रांचेज के अलावा जो ब्रांचेज है, वो भी इस डंडे की वजह से सपोर्ट में आ जाते हैं। ये हमने केज क्रिएट कर लिया और इसे हम धागे की सहायता से बांध देंगे। अब हमारा ये प्लांट चारों तरफ से सपोर्ट में आ गया है। इससे ये होगा दोस्तों कि जब इसमें फल लगेंगे तो फल लगने में फ्रूट वेट की वजह से भी ये हमारा प्लांट किसी एक तरफ झुकेगा नहीं, अपवर्ड ग्रोथ होगा। जो हमारा फोलिएज है अच्छे से सनलाइट में एक्सपोज होगा, अपना फोटोसिंथेसिस करेगा और एक अच्छा फ्रूट और इसमें अच्छे से फल लगेंगे। नेक्स्ट कल्चरल ऑपरेशन है मल्चिंग। मल्चिंग में हम सॉइल के सरफेस को कवर करते हैं। मल्चिंग बहुत ही उपयोगी है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम प्राकृतिक मल्च जैसे स्ट्रॉ, वुड, सूखे पत्ते मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करें। ये मैंने स्ट्रॉ लिया है, मैं इससे मल्चिंग करूँगी अपने प्लांट का। मल्चिंग जो पॉटिंग मिक्स भरा हुआ हमारा ग्रो बैग है, इससे वाटर को इवोपरेट होने से बचाता है, इससे मॉइस्चर रिटेन रहती है। मल्चिंग की खास बात यह है कि ये ग्रो बैग में होने वाले खरपतवार को भी नियंत्रित करता है। ये पॉटिंग मिक्स के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और सबसे उपयोगी अभी विंटर में मल्च इस तरह से है कि विंटर में जो फ्रॉस्ट पड़ता है उस फ्रॉस्ट से होने वाले प्लांट के डैमेज को भी प्रोटेक्ट करता है। ये स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ से मैं प्लांट को मल्चिंग करती हूँ। पूरे अच्छे से सॉइल सरफेस को कवर करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा सॉइल सरफेस है, पॉटिंग मिक्स का सरफेस है, वो अच्छे से कवर हो जाए। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मल्च का प्रयोग करें। जब ये अवेलेबल नहीं है उसकी जगह हम प्लास्टिक शीट का भी प्रयोग कर सकते हैं। सब्जी वर्ग वाले पौधे के लिए 25 माइक्रोन की अच्छी गुणवत्ता वाले शीट का प्रयोग करें। यहाँ आप देखेंगे ये मेरा चिली का पौधा है। यहाँ पर मैंने ये 25 माइक्रोन की प्लास्टिक शीट है, यहाँ पर मैंने इसकी प्लेसिंग की है। इसके लिए हमें जो स्टेम है यहाँ के आसपास चारों तरफ से अच्छे से मैंने प्लास्टिक शीट से कवर किया है। अगर आप फ्रूट का क्रॉप लगाते हैं तो लंबे ड्यूरेशन तक चलता है। उसके लिए हम जो है थोड़ी थिक शीट का प्रयोग करेंगे। उसके लिए हम 100 माइक्रोन की मल्चिंग शीट लेते हैं। क्योंकि फ्रूट प्लांट बहुत लंबे समय तक चलेगा तो ये मल्च शीट मल्चिंग के लिए उपयोगी होते हैं, जो लंबे समय तक हमारे फ्रूट प्लांट के साथ भी रहते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि जब सीड से पौधे ग्रो करते हैं तो हेल्दी पैदावार लेने के लिए हम उसमें थिनिंग कैसे करते हैं, प्लांट को सपोर्ट देने के लिए स्टैकिंग कैसे करते हैं, प्लांट के लेटरल ब्रांचेज को सपोर्ट देने के लिए केजिंग कैसे करते हैं और मल्च का प्रयोग हम अपने गार्डन में कैसे करते हैं। अभी कुछ और कल्चरल ऑपरेशंस के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि कभी कभार हम वाटरिंग करते हैं तो हमारा पॉटिंग मिक्स अंदर की तरफ दब जाता है और रूट एक्सपोज होता है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम और पैदावार लेने के लिए बहुत सारे हमारे पौधे में फ्रूट लगे, उसके लिए क्या करते हैं, उसके बारे में भी अभी हम जानेंगे। प्रोग्राम छत पर बागवानी में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने?
जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। आइए जानकारियों को आगे बढ़ाएं। बेल वाली सब्जियों को बड़े साइज़ के ग्रो बैग में लगाते हैं क्योंकि इनकी जड़ें लंबाई तक और बहुत ज़्यादा फैलती हैं। बेल वाली सब्जियों को सपोर्ट करने के लिए जब ट्रेंडी लाना शुरू हो तभी हम सपोर्ट करना शुरू करते हैं। इसे हम इस तरह से करते हैं कि स्टैकिंग देकर सपोर्ट करते हैं और पंडाल बनाकर हम इसकी जो ट्रेलिंग वाली क्लाइंबर्स है उसको ट्रेल करते हैं। बट हमारे ग्रो बैग में ये संभव नहीं है। इसके लिए हम क्लोज केज का उपयोग करते हैं। इस तरह का क्लोज केज मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। एक है ये ओपन टाइप केज, जो कि सब्जियों को ओपन टाइप केज में लगाकर हम इसमें ट्रेल कर सकते हैं। दूसरी ये क्लोज टाइप की केज है। इस क्लोज टाइप के केज में भी बड़े आराम से हम बेल वाले पौधों को ट्रेल कर सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से ये टेंड्रिल आ गया है, इसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्लोज केज में हम केजिंग करके प्लांट को ग्रो कर रहे हैं। केजिंग करने के लिए ये नीचे का जो पोर्शन है इसको जस्ट हम अपने पॉटिंग मीडिया में इंसर्ट करते हैं, थोड़ी सावधानी से, कोई प्लांट या फिर प्लांट का रूट डैमेज ना हो। ये मैंने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद जो ये प्लांट है इसके टेंड्रिल को सपोर्ट कर दिया। अब ये बड़े आराम से ये अपने आप इसमें सपोर्ट लेकर इस पर ट्रेल करना शुरू हो जाएंगे और जब ये पौधा धीरे धीरे बड़ा होगा तो इसके सहारे ये पूरे अच्छे से भर जाएगा और इसमें फ्रूटिंग आनी शुरू हो जाएगी और हमें करेले का फल मिलने लगेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये जो हमने बेल वाले पौधे करेले की वजह से मैंने बड़ा पॉट लिया। इस बड़े ग्रो बैग में मैंने पॉटिंग मिक्स भर के करेला लगा दिया, बट ये पोर्शन यहाँ पर खाली था। उसको उपयोग में लाने के लिए मैंने यहाँ पर दूसरे वेजिटेबल्स लगा रखे हैं। यहाँ पर मैं गांठ को भी मैंने लगाई है और कुछ और बचे हुए स्पेस में मैंने प्याज लगा दिया है। इस तरह से अगर हम किसी भी बड़े ग्रो बैग का इस्तेमाल करते हैं तो खाली बचे हुए स्पेस में हम दूसरी वेजिटेबल्स को लगाकर उस एरिया को कवर कर सकते हैं और एक ग्रो बैग में हम मल्टीपल क्रॉपिंग पा सकते हैं। ये ग्रो बैग में एक साथ 2 से 3 वेजिटेबल उगाकर हम अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। खासकर जब हम फ्रूट क्रॉप, किसी तरह का फ्रूट क्रॉप या बड़ा पौधा ड्रम स्टिक ग्रो बैग में ग्रो करते हैं, उस कंडीशन में भी जो हमारा फ्रूट प्लांट या फिर ड्रम स्टिक है वो एपिकल सीधे डंडा बढ़ता रहता है और नीचे का एरिया खाली होता है। उस खाली स्पेस में हम किसी तरह का पत्तेदार सब्जी, स्पिनेच, लेट्यूस हम ग्रो कर सकते हैं और उस स्पेस को मैक्सिमाइज कर हम अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। जो प्लांट मेन प्लांट के साथ हम अलग से लगाते हैं वो फिलर प्लांट कहलाता है। ये बहुत ही सरल तरीका है फ्रेंड्स, एक ग्रो बैग में बहुत सारी सब्जियां लगाकर एक साथ 2-3 फ्रूट, जो हमारे एक साथ 2-3 सब्जियों को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कल्चरल ऑपरेशन है रिमूवल ऑफ लोअर लीव्स। जब हमारा प्लांट 2 से 3 फीट का हो जाए तो नीचे की पत्तियों को रिमूव कर देना चाहिए। इससे आप देखेंगे दोस्तों, ये मेरा टमाटर का पौधा ये लगभग 3 फीट का हो गया है और यहाँ से मैंने नीचे की पत्तियों को हटा दिया है। जब हम नीचे की पत्तियों को हटा देते हैं, फोलिएज के बीच वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाता है और मॉइस्चर की वजह से होने वाले डिजीज़ेस के होने का खतरा कम हो जाता है।
इस टमाटर के पौधे में नीचे के सारे लीव्स मैंने रिमूव कर दिए। ये हटाने से यहाँ पर का वेंटिलेशन इंक्रीज हो गया है फॉलिएज के बीच, और मॉइस्चर की वजह से होने वाले जो डिजीज़ेज़ होते हैं उनके पनपने का खतरा भी कम हो जाता है। जब प्लांट लगाने के बाद कुछ दिनों के बाद इसमें वाटरिंग करते रहते हैं तो जो हमारा पॉटिंग मिक्स या सॉइल मिक्स नीचे की तरफ दब जाता है, इससे रूट एक्सपोज हो जाती है। इस कंडीशन में हम इसको टॉप ड्रेसिंग करते हैं। टॉप ड्रेसिंग के लिए जो मिक्सचर लेते हैं वो सॉइललेस पॉटिंग मीडिया, इसके साथ हम थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट, लगभग 50 ग्राम नीम खली और 20 ग्राम ये ह्यूमिक एसिड मिलाते हैं। इनको मिलाने के बाद जो हमारा मिक्सचर तैयार हो जाता है उससे हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं। टॉप ड्रेसिंग जो हम कर रहे हैं वो न्यूट्रिएंट रिच होना चाहिए। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे दोस्तों। ये मिक्स करने के बाद ये हमारा टॉप ड्रेसिंग के लिए मिक्सचर तैयार हो गया है, और जो एक्सपोज रूट है हम इससे कवर कर देते हैं। इससे रूट तो कवर ही हो जाती है और साथ साथ में न्यूट्रिएंट का सप्लीमेंट भी हमारे प्लांट्स को मिल जाता है। दूसरा कल्चरल ऑपरेशन है दोस्तों पिंचिंग। अब हम पिंचिंग कैसे करते हैं और पिंचिंग क्यों करते हैं इसके बारे में बताती हूँ। ये मैं पिंचिंग को दिखाने के लिए एक यहाँ पर पॉट ले रही हूँ। ये टमाटर का पौधा है। पिंचिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है टोमेटो प्लांट के लिए। हम पिंचिंग क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? पिंचिंग में हम एपिकल बड को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये एपिकल टिप है, इसको हम रिमूव कर रहे हैं। ये मैंने रिमूव कर दिया। पिंचिंग करते क्यों हैं? हमारे एपिकल टिप पे प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन पाया जाता है, जो कि इसके एपिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हमने टिप रिमूव किया तो ऑक्सिन का अफेक्ट रिड्यूस हो गया और यहाँ से लेटरल ब्रांचेज निकलेंगी। ये लेटरल ब्रांचेज की जो ग्रोथ प्रमोट होंगी तो इससे हमारा प्लांट बूशी बनेगा, और जितने भी लेटरल ब्रांचेस निकलेंगे हर पे फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होगी। इससे हमारा पैदावार बढ़ जाता है। तो आप टमाटर में पिंचिंग अवश्य करें, क्योंकि अगर हम पिंचिंग करेंगे तो हम भरे हुए हर एक ब्रांचेज पे फल आएंगे, टमाटर लगेंगे और हम एक अच्छी हार्वेस्ट एक गमले से हम पा सकते हैं। ग्रो बैग्स के पोरस होने की वजह से, खासकर जो हमारा फैब्रिक ग्रो बैग है उसमें एयर सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, और साथ में तो हमने इसमें लाइट वेट सॉइललेस पॉटिंग मीडिया यूज़ किया है, जिसमें खुद अपने आप में इस तरह का मिक्सचर है कि एयर के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ये ग्रो बैग्स में जब हम प्लांट लगाते हैं सॉइललेस पॉटिंग मीडिया के साथ तो प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो रहा है। इस प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रूट सिस्टम डेवलप होता है। साथ साथ यहाँ पर एयर प्रूनिंग भी हो जाती है। एयर प्रूनिंग होने की वजह से जो रूट का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है और वहाँ पर बहुत सारे फाइब्रस रूट्स ग्रो कर जाते हैं। ये अल्ट्रा फाइन थिन फाइब्रस रूट हमारे पॉटिंग मिक्स के वाटर एंड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके प्लांट में सर्कुलेट कर देते हैं और हमारा प्लांट हेल्दी बनता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि रूट्स के एयर प्रूनिंग की वजह से रूट के कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है और उस ग्रोथ में रूट बाउंड की समस्या नहीं होती है। जब रूट कॉन्टिन्यूअस ग्रो नहीं करेगा, वहाँ पे फाइब्रस रूट नहीं निकलेंगे, तो जो हमारी पुरानी रूट है वो बढ़ती जाएंगी और कॉइल होकर एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी। जब ये रूट एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं तो हमारे पॉट पे, ग्रो बैग पे प्रेशर भी बना सकती हैं। पर दोस्तों यहाँ पर तो रूट बाउंड की समस्या ही नहीं है। हमारे ग्रो बैग में जो एयर का बहाव है वो एयर प्रूनिंग कर देता है और रूट सिस्टम में कॉन्टिन्यूअस फाइब्रस रूट ग्रो हो जाते हैं। तो हमारे मन में है ना कि ये रूट बाउंड हो जाएगा, हम ग्रो बैग यूज़ करेंगे जो दूसरे गमले में हो जाता है, ये हमारे ग्रो बैग पे प्रेशर डालेंगे और हमारा ग्रो बैग को नुकसान होगा। इसकी समस्या का समाधान बिल्कुल हमारे पास है कि रूट बाउंड होंगी नहीं हमारे ग्रो बैग्स में। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर
ग्रो बैग का इस्तेमाल करें और बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसमें लगाकर एक अच्छी पैदावार लें। ग्रो बैग्स में पौधे लगाने के बाद आप अपने पौधों को समय समय पर निरीक्षण करते रहिए। कीप आई ऑन योर प्लांट, कहीं उसमें किसी तरह की इन्फेस्टेशन तो नहीं आ रहे, कोई इंसेक्ट पेस्ट तो नहीं लग रहा। अगर इस तरह के लक्षण कुछ दिखाई देते हैं तो आप तुरंत उसका उपचार करें। इसके साथ साथ पौधों में फीड का भी ख्याल रखें। पौधों में फीड बहुत उपयोगी है, समय समय पर हमें न्यूट्रिएंट डालते रहना चाहिए। पौधों के वृद्धि, विकास एवं बढ़वार के लिए, इसके साथ साथ एक अच्छी पैदावार लेने के लिए न्यूट्रिएंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए जो हमारे पास प्राथमिक पोषक तत्व है वो है NPK, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। इसके साथ सूक्ष्म पोषक तत्व जिन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं वह भी अति आवश्यक है। अपने पौधों में NPK एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट के फीड को पूरा करने के लिए मैं बायो फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करती हूँ। मेजर न्यूट्रिएंट जो हमारा NPK है उसको पूरा करने के लिए मैं बायो NPK का इस्तेमाल करती हूँ। बायो NPK एक बैक्टीरियल फॉर्मुलेशन है जो कि एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम को पौधों में फिक्स करता रहता है। पौधों को फीड कराने के लिए NPK के लिए 9 ml NPK हम 1 लीटर पानी में डालकर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे और इसे हम पौधों में डालेंगे। 9 ml इसका मेजरिंग कैप 9 ml का है दोस्तों। यहाँ मैंने 9 ml बायो NPK लिया। ये 1 लीटर का केन है, इसमें 1 लीटर वाटर है, यहाँ मैंने डाल दिया। ये हमारा बायो NPK का सॉल्यूशन तैयार है और इसे हम पौधों में डालेंगे। डालने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो बायो फॉर्मुलेशन जब भी हम डालते हैं तो प्लांट के रूट जोन में, रूट जोन के नज़दीक में डालना है ताकि जड़ के पास ये रूट एब्जॉर्ब कर सके और वहाँ पर उपस्थित बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले NPK हैं उसे एब्जॉर्ब करके फिक्स कर दें। ये NPK हमें हर एक 15 दिनों में डालनी है और जब तक इसका फॉलिएज का ग्रोथ होता है तब तक हमें डालनी है। जैसे ही बड फॉर्मेशन हो जाता है या बड स्टेज में प्लांट आ जाता है उस समय NPK जो कि फॉलिएज के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसे स्टॉप कर देना चाहिए। उस केस में सिर्फ हम बायो पोटाश का इस्तेमाल करते हैं। ये बायो पोटाश भी बायो फॉर्मुलेशन है जो कि एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले पोटेशियम को प्लांट के रूट जोन में फिक्स करता है। ये पोटेशियम प्लांट के रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी कि फ्लावर, फ्रूटिंग और सीड बनने में सहायता करता है। इसके साथ जो मैंने माइक्रोन्यूट्रिएंट बताया वो सूक्ष्म पोषक तत्व भी प्लांट के लिए आवश्यक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट का इस्तेमाल भी हम अपने पौधों के लिए प्रत्येक 15 दिनों में करेंगे। दोस्तों जैसे कि पहले 15 दिनों में मैंने बायो NPK डाला, फिर अगले 15 दिनों में हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट डाला। इस तरह से 1 मंथ की पीरियोडिक साइकिल चलेगी। 1 मंथ में 2 टाइम्स न्यूट्रिएंट, फर्स्ट इज़ द NPK मेजर न्यूट्रिएंट एंड सेकेंड वन इज़ द माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसको फॉलिएज के ग्रोथ तक हमें देना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि सूक्ष्म पोषक तत्व है ये पौधों के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। अगर हम इन बातों का ख्याल रखते हैं, अपने न्यूट्रिएंट का ख्याल रखते हैं तो हमारा प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है। प्लांट हमारा हेल्दी होगा और हेल्दी प्लांट में कभी भी इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज़र का इन्फेस्टेशन नहीं होता या फिर होता भी है तो बहुत कम होता है जिसे हम बड़े आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ग्रो बैग में हमने पौधा लगाया, उसके कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट थे, कल्चरल ऑपरेशन थे उसको पूरा किया, उसके फीड का ध्यान रखा, उसके फीड को ध्यान रख के किस समय पर जो फीड चाहिए उसे प्रॉपर दिया। अब हमारा जो वेजिटेबल है, फ्रूट है वो बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करेगा, एक अच्छी पैदावार मिलेगी। फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अपने ग्रो बैग में ढेर सारी फल और सब्जियां लगाएं। ग्रो बैग लाइट वेट का है, इसके साथ लाइट वेट का पॉटिंग मिक्स इस्तेमाल करें।
जो कि आपके छत या बालकनी में भी बहुत कम वजन डालेगा और बहुत आसानी से हम ग्रो करके एक अच्छा हार्वेस्ट ले सकते हैं, जिसे हम अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो अपने आज के इस एपिसोड में हमने आपको ग्रो बैग्स के बारे में तमाम जानकारियां विस्तार से दी और हम इसके साथ ही ये होप करते हैं कि ये जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगली बार फिर होंगे हाजिर कुछ और टेरेस गार्डन फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए छत पर बागवानी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और इस मुश्किल समय में रखिए अपना ख्याल, करते रहिए गार्डनिंग, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार। मैंने शिव पुत्र को